हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम जो पार्ट बनाने वाले हैं वो दो ध्रुवीयता के अंत का पार्ट 4 है और इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन देखने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जितने भी पार्ट्स बनाऊं किसी चैप्टर के वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, ये मेरा न्यू चैनल है तो सपोर्ट करो। ठीक है, उससे मोटिवेट होता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया बताओ। वहां पे मैंने क्या कराया था, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताया था और वही होंगे सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण। ध्यान रखना, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण, सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया, ये सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया बताना, किस किस प्रक्रिया में सोवियत संघ का विघटन हुआ है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 4 नंबर में यहाँ पे मेन हेडिंग मैंने 4 लिख दिया है और अभी हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं। आइए देखो, पहला पॉइंट क्या है इसका आंसर में कि पूर्वी यूरोप में विरोध कब, 1980 के बाद पूर्वी यूरोप में विरोध हो रहा है। आपको पता होगा यूरोप के यहाँ पे ब्रिटेन है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड वगैरह बहुत सारे देश हैं यहाँ पे यूरोप में। यूरोप एक महाद्वीप है और इधर क्या है, सोवियत संघ है। मैं बना नहीं सकता, बोर्ड के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, USSR है। और बात कब की हो रही है, बात हो रही है 1980 के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पूर्वी यूरोप है, यहाँ पे पूर्वी यूरोप हो जाएगा और यहाँ पे पश्चिमी यूरोप हो जाएगा। बात समझ आ रही है। और आपको मैंने बताया हुआ है, जिन्होंने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया करके जाकर के पहले वहां देखें। ठीक है, हाँ, तो यहां देखते हैं क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप पर किसका कब्जा था, USA का कब्जा था। और पूर्वी यूरोप पे किसका कब्जा था, सोवियत संघ का कब्जा था, है ना। तो पूर्वी यूरोप में विरोध हो रहा है। विरोध कौन कर रहे हैं, ये अपने अपने सरकारों, जो पूर्वी यूरोप में देश हैं ये अपने अपने सरकारों का विरोध कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया आपने तो बताया था, सर आपने बताया था कि जो साम्यवादी है सभी में साम्यवादी सरकार है, तो ये अपने अपने सरकार का विरोध कैसे कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो भाई, साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है, न कि सरकार है। साम्यवादी सरकार है, ठीक है, व्यवस्था को तो सरकार कहा जाता है, व्यवस्था है। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे अब एक व्यक्ति जो यहाँ पे, वही व्यक्ति यहाँ पे होगा नहीं होगा, व्यक्ति अलग अलग होगा। बात समझ आ रही है। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल CM है हमारे, ठीक है, और बिहार में अलग CM है, यूपी में अलग CM है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और ऐसे हर एक राज्य में अलग अलग CM है। और केंद्र में कौन है, PM मोदी जी हैं। बात समझ आ रही है। तो हम किसका विरोध करेंगे, पहले तो हम CM का विरोध करेंगे, उसके बाद ही तो PM हटेगा। अगर PM की पार्टी CM में हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, आम आदमी पार्टी है, वो PM की पार्टी से अलग पार्टी में है क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पे तो साम्यवादी है ना, हैंगे मतलब सारे के सारे कितने हैं, एक ही पार्टी के होंगे, चाहे यहाँ के नेता हो चाहे वहाँ के हो। तो हम यहाँ के नेता के विरोध करेंगे। और इसी प्रकार से जो यहाँ के देश थे वो अपने नेता का विरोध कर रहे थे। ठीक है, फिर इन नेताओं का विरोध करा और यहाँ से इनकी सरकारों को उखाड़ करके फेंक दिया। और साथ साथ में उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था यानी कि साम्यवादी सरकार सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। कब, 1980 के बाद। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि पूर्वी यूरोप में विरोध कैसे हुआ। यह पूरा यूरोप है, यह पूर्वी यूरोप, यह है पश्चिमी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप में विरोध होने लग गया। किसके खिलाफ विरोध होने लग गया, तो सरकार के खिलाफ विरोध होने लग गया। और यूरोप में विरोध होने के साथ साथ ये सोवियत संघ का भी विरोध करने लगे। कह रहा है हमें नहीं चाहिए अब साम्यवादी सरकार, तुम कर लो जो करना है, हम तो अपने सरकार को उखाड़ फेंक दे, तुम क्या चीज हो। बात समझ आ रही है। लेट रहे थे कौन, यूरोपीय वाले देश। आगे देखो, आगे कहता है आंतरिक संकट। अब ध्यान से देखना, आंतरिक संकट में क्या होता है कि यहाँ पे यूरोप में तो जो हुआ सो हुआ, साथ साथ में इसके अंदर आंतरिक संकट आ गया। आंतरिक संकट आ गया। आंतरिक संकट आया क्या, बात समझ आ रही है। आंतरिक संकट क्या आया कि यहाँ पे लोग, और यहाँ पे जो पूर्वी यूरोप से सटे हुए जो राज्य थे, यहाँ के राज्य, जो सोवियत संघ के यहाँ के राज्य हैं जो पूर्वी यूरोप से सटे हुए हैं,
है ना। तो वो लोग क्या कर रहे थे, देश के अंदर ही विरोध कर रहे थे, खुद की सरकार का विरोध कर रहे थे। और तो और मैंने ये बताया था मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में तो सुना ही होगा, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने 2 सुधार किए थे। एक तो किया था पेरेस्ट्रोइका, और दूसरा कौन सा किया था, दूसरा किया था वो ग्लासोनोस्त। बात समझ आ रही है। तो ग्लासोनोस्त और पेरेस्ट्रोइका 2 प्रकार के नियम लागू किए थे इन्होंने, ठीक है। और इस नियम से क्या करना चाहा, सुधारना चाहा कि जनता सरकार से काफी ज्यादा नाराज है, तो हम अगर ये नीति कुछ छूट देंगे जनता को तो वो खुश हो जाएगी और साम्यवादी सरकार के साथ अच्छे से बिहेव करेगी। लेकिन जब इनको मिला था नियम लागू किया गया, तो तुम तो जानते ही हो ना, पहले वाले पार्ट में जाकर के देखो, नहीं जानते तो, ठीक है। आगे क्या होता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो इन दोनों नियमों को लागू किया, इनको लागू करने के बाद इन्हीं के सरकार के नेताओं ने क्या करने लगे, इस नियम का विरोध करने लगे। अब एक बात बताओ, इसी के पार्टी ने ये नियम बनाया है और इसी के पार्टी के नियम का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन क्या था, देखो, एक तो था ग्लासोनोस्त जिसका अर्थ था खुलापन, और एक था पेरेस्ट्रोइका जिसका अर्थ था पुनर्गठन, ठीक है। तो ग्लासोनोस्त के तहत क्या होगा, सरकार के बारे में जानकारी मिलने लग जाएगी, और पुनर्गठन के क्या होगा कि साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर चले जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो जब खुलेपन की नीति आ जाएगी, जब उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो जो सरकार रहेगा वो दबदबा बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जो सरकार है वो लोगों से लूट पाएगा, उनके संसाधन नहीं लूट पाएगा। इसीलिए वे लोग जो कि भ्रष्टाचार के आदी हो चुके थे, जो भ्रष्टाचार के बिना जिंदगी जी ही नहीं सकते थे, वो नेता ग्लासोनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और ये देश के अंदर हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। जो भी कोई डाउट होता है आप कृपया करके कमेंट करें, आपके कमेंट को मैं पर्सनली जरूर देखूंगा, ठीक है। आगे क्या होता है, सैनिक तख्ता पलट कब हुआ, सैनिक तख्ता पलट हुआ 1991 में, ठीक है। 1991 में सैनिक तख्ता पलट हो गया। तो सैनिक तख्ता पलट जैसे हुआ, यहाँ पे जो साम्यवादी सरकार थी इसको उखाड़ फेंका, और कौन सी सरकार आ गई, सैनिक सरकार आ गई, ठीक है। यहाँ पे सैनिक शासन चल गया, तानाशाही हो गया। जैसे यहाँ में हमारे पड़ोसी देश जो हैं इंडिया के, कौन, छोटे भाई जी, पाकिस्तान, है नहीं। तो पाकिस्तान में हमेशा सैनिक तख्ता पलट होता रहता है। तो यहाँ पे भी सैनिक तख्ता पलट हुआ। तो एक बात बताओ, जो लोग पहले से ही ऐसे बुरी सी सरकार के मार को झेलते हुए आ रहे हैं, और वो सैनिक तख्ता पलट के मतलब सैनिक सरकार को चाहेंगे, नहीं चाहेंगे भाई, कैसे चाहेंगे, चाहेंगे ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, जो सैनिक सरकार था, जो सैनिक सरकार है, इन सैनिक सरकार का भी विरोध करना शुरू कर दिया। कब, 1991 में। और विरोध करने में साथ किसने दिया, एक नेता ने। उस नेता का नाम क्या है, बोरिस एल्त्सिन। नाम क्या है, मेरे साथ बोलो, बोरिस एल्त्सिन, ठीक है। तो बोरिस एल्त्सिन ने के नेतृत्व में सैनिक तख्ता पलट को विरोध करके हटा दिया, और बाद में चुनाव के द्वारा ही ये क्या बने, राष्ट्र बने, निर्वाचित हुए, ठीक है। चुनाव के द्वारा ही निर्वाचित हुए राष्ट्रपति के रूप में। कहां पे, रूस में। जब निर्वाचित हुए उसके बाद क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हो गया। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, विकेंद्र का मतलब बंटवारा। पहले तो पूरे के पूरे 15 गणराज्यों का केवल एक केंद्र था, लेकिन अब केंद्र क्या हो जाएंगे, अब केंद्र हो जाएंगे अलग अलग, विकेंद्र, अलग अलग केंद्र बन जाएंगे। हर एक देश का अपना केंद्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, विकेंद्रीकरण हो गया, सारे देश हैं अपने आप को अलग करने लग गए। और यहाँ पे जो सटे हुए ये जो देश हैं, किससे सटे हुए देश हैं, पूर्वी यूरोप से सटे हुए वे देश जो कि सोवियत संघ के हैं। पहले तो गणराज्य हुआ करते थे ना सोवियत संघ के। एक बात बताओ, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, मद्रास है, और यहाँ कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे क्या हैं, ये इंडिया के राज्य हैं। और इंडिया अगर टूट करके बिखर जाएगा तो ये अलग देश बन जाएगा, ये अलग देश बन जाएगा, ये अलग देश बन जाएगा, ये अलग देश बन जाएगा। बात समझ आ रही है। तो पहले तो ये राज्य ही थे और बाद में जाकर के क्या बन गए, देश बन गए। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब विकेंद्रीकरण हुआ तो ये सारे टूट करके अलग हो गए, कह रहे हम नहीं रह रहे तुम्हारे साथ, हम अपने अलग देश बनाएंगे और हम अपना देश का अपना खुद का केंद्र संभालने दो। हम आपको केंद्र सरकार नहीं मानते, हम अपने खुद में गवर्नमेंट चलाएंगे अपने देश के अंदर, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो रूस, यूक्रेन
और बेलारूस ने 1991 में घोषणा कर दिया कि हम जो हैं अब अलग हो चुके हैं और सोवियत संघ का विघटन हो गया। जैसे ये घोषणा हुआ कि सोवियत संघ खत्म हो गया, वहीं से सोवियत संघ क्या बन जाता है, इतिहास बन जाता है। क्लियर है, पक्का। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सोवियत संघ के इतिहास बनने की प्रक्रिया बताओ, तो वही है भाई साहब, सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया या तो फिर इतिहास बनने की प्रक्रिया। देखो बन गया ना इतिहास, है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। आओ देखो, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ की 6 कमियों का वर्णन करो। सोवियत संघ के पास 6 कमियां भी है। क्या कमियां हैं वो अभी बताऊंगा। अगर कमियां हैं जब भी तो उसका विघटन हुआ है, बात समझ आ रही है ना। देखो क्या कराया था पहले वाले पार्ट में, सोवियत संघ की विशेषता, जो सबसे पहला पार्ट है, कृपया करके उसको जाकर के जरूर देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पे सोवियत संघ की 6 कमियों के बारे में बता रहे हैं। तो कमियां क्या है, साम्यवादी पार्टी का नियंत्रण। जो यूएसएसआर देश है, यूएसएसआर, इस पूरे यूएसएसआर में 15 गणराज्य हैं और बाकी अन्य भी देश इसमें शामिल हैं, और अन्य देश शामिल हुए हैं तो उस पर भी साम्यवादी का ही कब्जा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, मतलब कमियां हो गई है कि साम्यवादी सरकार के अलावा कोई और सरकार है ही नहीं। बात समझ आ रही है। तो क्या होगा, कमी तो है। अगर हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में केवल और केवल बीजेपी पार्टी हो और कोई पार्टी हो ही ना, तो वो तो तानाशाही हो जाएगा ना, वर्चस्व बन जाएगा ना उसका, तो ठीक है। आगे देखो, जनता की भागीदारी नहीं, कहाँ नहीं, तो राजनीति में। बात समझ आ रही है कि अब एक बात बताओ, एक ही पार्टी है, चाहे तुम इसको वोट दो या तो फिर मत दो, बनेगी तो यही पार्टी, बनेगी तो यही पार्टी। तो जनता की भागीदारी है कहाँ, राजनीति में बिल्कुल नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो ये दूसरी कमियां थी। तीसरी कमियां क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जैसे हमारे भारत देश के अकॉर्डिंग की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसके तहत हम इंडिया के किसी भी भाग में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। बात समझ आ रही है। यह है हमारा इंडिया। तो इंडिया के किसी भाग में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, सरकार से हम अपने सवालों का जवाब मांग सकते हैं, क्योंकि सरकार क्या है, हमारे प्रति उत्तरदायी है। हम किसी भी जगह पर रह सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं। समझ में आ गई बात। यहां पे क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ही नहीं। तुम सरकार को कुछ कह ही नहीं सकते, तुम ज्यादा दूर तक घूम नहीं सकते, हाँ जाकर के रह सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी स्वतंत्रता है नहीं। सरकार को तुम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर थोड़ा सा भी कुछ कहते हो, ये साम्यवादी सरकार आएंगे और तुम्हें कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। लो भाई सड़ो इधर। बात समझ आ रही है ना। तुम्हें कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, और मारेंगे अलग से, मारेंगे अलग से। तुम फिर क्या करोगे, सनी देओल की तरह जेल में बंद रहोगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, पार्टी के नेता विलासिता की जीवन जीते थे। विलासिता मतलब समझते हो, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। विलासिता मतलब होता है अमीरों वाली जिंदगी, एकदम रॉयल वाली जिंदगी, ठीक है। तो रॉयल वाली जिंदगी, देखो पार्टी के नेता विलासिता की जीवन जीते थे। विलासिता मतलब क्या होता है, रॉयल वाली जिंदगी। जो पार्टी के नेता है, कौन सी पार्टी के, साम्यवादी पार्टी के नेता, उनको किसी बात की फिक्र ही नहीं है, जनता पर ध्यान ही नहीं देते, अपनी ड्यूटी को पूरा करते ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, बस अपने आप से मतलब है, और पूरे के पूरे फुल रॉयल फैमिली की जीवन जी रहे, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया। बात समझ आ रही है। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब किसी प्रशासन से कोई सवाल पूछ लो, आंसर ही नहीं देगा, आंसर ही नहीं देगा भाई। तो क्या है बात का प्रशासन, और प्रशासन तो वैसे ही भ्रष्टाचार है। कहाँ की, साम्यवादी सरकार की। क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, सारी शक्तियां किसके पास है, रूस के पास है, और रूस ही सारी शक्तियों को क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 15 गणराज्य शामिल है सोवियत संघ में, ठीक है, और 14+1 हमेशा इसलिए लिखता हूं मैं क्योंकि एक राज्य को यानी कि रूस को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, ज्यादा विशेष अधिकार प्राप्त है। किसको, रूस को। तो बाकी 14 गणराज्य क्या करेंगे, क्या करेंगे, मारेंगे ना फेंक फेंक के। बात समझ आ रही है ना। यही हो गया भाई, लड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये था हमारे 6 कमियां किसके, सोवियत संघ की। 6 कमियों का वर्णन करो, तो 6 कमियों का वर्णन हमने कर दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन क्या है जो मैं बताने वाला हूं। जोसेफ स्टालिन नाम के एक व्यक्ति थे, तो उनके शासन काल में सोवियत संघ कैसे आगे बढ़ा। तो ज्यादा कुछ है नहीं कि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। पहला पॉइंट ये होगा कि सोवियत संघ जो है एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, और दूसरा पॉइंट ये है कि सोवियत संघ की
आर्थिक जो शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा औद्योगिकरण से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम 12th क्लास के 3rd चैप्टर के साथ। ओके, बाय, टेक केयर। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।